अब आपको ज़ेलेंस्की के फ्रंट लाइन जाने की दो तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। ज़ेलेंस्की कल बाखमुत में थे और आज वो खैरसौन पहुंच गए। दोनों ही जगह उन्होंने सैनिकों का सम्मान किया, दोनों ही जगह उन्होंने रूस से चल रही जंग के ताजा हालात पर चर्चा की। 2 दिन में 2 फ्रंट लाइन पहुंचकर रूस को मैसेज देने की कोशिश है। ये मैसेज है साफ कि हमारी जवान, हमारे फोर्सेस तैयार हैं। बाखमुत में ज़ेलेंस्की, खैरसौन में ज़ेलेंस्की की तस्वीरें। ज़ेलेंस्की के खैरसौन और बाखमुत दौरे को लेकर रूसी मीडिया में यह चर्चा आम है कि ज़ेलेंस्की पुतिन की कॉपी कर रहे हैं। पुतिन जो करते हैं ज़ेलेंस्की वही करते हैं और इसी से जुड़ी दिलचस्प टाइमलाइन आपको दिखाने जा रही हूं। अगली खबर यह है कि पुतिन की कॉपी क्यों कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, आइए आपको बता दें किस तरह से कर रहे हैं। 19 मार्च 2023 पुतिन पहुंचे मारियोपोल। 22 मार्च 2023 ज़ेलेंस्की पहुंचे बाखमुत। 16 दिसंबर 2022 जॉइंट हेडक्वार्टर गए पुतिन और 20 दिसंबर 2022 को बाखमुत गए ज़ेलेंस्की। 5 दिसंबर 2022 क्रिमिया ब्रिज का जायजा लेने भी वो गए थे। दिसंबर 2022 डोनेट्स्क दौरे पर ज़ेलेंस्की पहुंचे थे। तो इसी के साथ ही पुतिन की कॉपी ज़ेलेंस्की करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगली जो बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, अप्रैल आएगा विश्व युद्ध लाएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो एक तरफ न्यूक्लियर वॉर का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर के भी 4 नए फ्रंट खुल चुके हैं। और इसी के साथ इन 4 नए फ्रंट्स को लेकर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला फ्रंट कौन सा होने जा रहा है? पहला फ्रंट आपके सामने इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। वो फ्रंट होगा नेटो वर्सेस रूस के बीच। जी हां, अगर दोनों के बीच युद्ध हुआ तो फिर इसे वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां, ये इस वक्त मैं आपको पहले फ्रंट के बारे में बता रही हूं। जो पहला फ्रंट होगा नेटो वर्सेस रूस का, और इसके साथ ही जो दूसरा फ्रंट होगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो होगा जापान। ये वाला फ्रंट होगा। ये ऊपर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये वाला फ्रंट होगा जापान वर्सेस रूस का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किशिदा के कीव दौरे के बाद ये फ्रंट एक्टिव हो गया है। तीसरा फ्रंट जिसकी मैं बात करने जा रही हूं वो है चीन वर्सेस यूएस, जहां पिछले काफी वक्त से लगातार टकराव बढ़ रहा है। और चौथा फ्रंट इस वक्त आप देखिए ये फ्रंट ये वाला है जिसमें नॉर्थ कोरिया वर्सेस यूएस प्लस साउथ कोरिया। यहां कभी भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है और अगर इनमें से किसी भी फ्रंट पर युद्ध शुरू हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं सकता है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस चीन के खिलाफ पेंटागन ने शुरू कर दी है तैयारी। यूरोप में नए अटैक एयरक्राफ्ट तैनात करेगा यूएस। पैसिफिक इलाके में भी अटैक एयरक्राफ्ट की तैनाती है। अप्रैल में एडवांस एयरक्राफ्ट की यूरोप पैसिफिक में तैनाती की खबर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। और रूस चीन के खिलाफ पेंटागन ने शुरू कर दी है बड़ी तैयारी। यूरोप में नए अटैक एयरक्राफ्ट तैनात करेगा यूएस। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर रूस चीन के खिलाफ पेंटागन ने किस तरह से तैयारी शुरू की है उस बड़ी खबर की है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, यूरोपीय देश पुतिन को हिरासत में ले सकते हैं, यह ब्लिंकन का कहना है। पुतिन किसी यूरोपीय देश जाए तो हिरासत में ले, पुतिन को हिरासत में लेकर आईसीसी को सौंपे। ये ब्लिंकन साफ तौर पर कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रूस को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात रूस वर्सेस नेटो के फ्रंट की करते हैं। ब्लिंकन पुतिन को हिरासत में लेने या गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। उस पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन की गिरफ्तारी हुई तो वर्ल्ड वॉर होगी। दूसरा, नेटो चीफ जेम्स स्टोल्टनबर्ग की तरफ से भी एक वार्निंग आई है। उनका कहना है कि रूस लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। और इसी के साथ ही रूस वर्सेस नेटो के फ्रंट को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या पुतिन गिरफ्तार हुए तो नेटो वर्सेस रूस होगा? क्या नेटो चीफ ने कहा लंबे युद्ध की तैयारी में रूस है? क्यों मेदवेदेव की सीधे जर्मनी को मिसाइल धमकी सामने आई? क्योंकि वर्ल्ड वॉर की धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पुतिन की आंख, नाक और कान माने जाने वाले रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दी है। मेदवेदेव को पुतिन का सबसे भरोसेमंद माना जाता है। ब्लिंकन के बयान पर मेदवेदेव ने सीधे वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दे डाली। मेदवेदेव ने कहा कि किसी परमाणु संपन्न देश का हेड मान लीजिए जर्मनी जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है
इसका मतलब रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। आसान शब्दों में मेदवेदेव की धमकी का मतलब वर्ल्ड वॉर है, क्योंकि मेदवेदेव ने आगे कहा, इस केस में हमारे सारे वेपन जर्मनी में चांसलर के ऑफिस को टारगेट करेंगे। रूसी मिसाइल जर्मन संसद और चांसलर ऑफिस के ऊपर होगी। ऐसा हुआ तो समझना आसान नहीं कि यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि फिर रूस वर्सेस नाटो हो जाएगा। इस बीच नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने एक नई वार्निंग दी है, जो टेंशन को और बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पुतिन शांति की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। लंबे युद्ध के लिए रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से हथियार लेगा। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने यह बात गार्जियन को दिए इंटरव्यू में कही है। और नेटो चीफ की भविष्यवाणी के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जापानी पीएम किशिदा के कीव दौरे से बौखला गया है रूस ने जापान सीमा पर बेस्टियन मिसाइल तैनात की है। जापान के पास परमोशीर द्वीप पर मिसाइल सिस्टम तैनात हुआ है। शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद रूस ने यह कदम उठाया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने जापान के पास कहां पर मिसाइल तैनात की है। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ गई है। देखिए, ये इस वक्त कुरील द्वीप की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। ये पूरा समझना इलाका और ये मैप बहुत जरूरी है। रूस, जापान और कुरील द्वीप, परमोशीर द्वीप जो है वो बेस्टियन मिसाइल इन इलाकों में तैनात है। और ये जो लाल घेरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेस्टियन मिसाइल तैनात है। इसका साफ मतलब ये है कि पूरी तरह से तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर इस देश की चल रही है। और जरा सी चूक हुई अगर विपक्ष की तरफ से तो अटैकिंग मोड में ये देश नजर आएगा। तो अचानक क्यों रूस ने जापान को घेरना शुरू किया है, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको भी समझिए। क्या इस वक्त जो मौजूदा समय है जिसमें लगातार रूस की तैयारी बहुत ज्यादा आक्रामक है, उसमें इस तैयारी के पीछे की असल वजह क्या है? क्या किशिदा के कीव दौरे से भड़का हुआ है रूस? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से अब बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है, क्या जापान के बहाने रूस के टारगेट पर रूस आ गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या एशिया पैसिफिक में तैनाती नए अलायंस की नींव है? जापानी पीएम ने कीव जाकर यूक्रेन को $47 करोड़ की मदद का ऐलान किया तो पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। किशिदा का कीव जाना पुतिन को रास नहीं आया और लगता है अब उन्होंने टोक्यो को सबक सिखाने की ठान ली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिनपिंग जैसे ही मॉस्को से लौटे और किशिदा ने कीव की धरती पर कदम रखा, उसके ठीक 2 दिन बाद रूस ने जापान के पास अपना बेस्टियन मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। पुतिन जिनपिंग के बीच सैन्य समझौतों के तुरंत बाद रूस ने जापान के पास एशिया पैसिफिक में अपनी तैनाती बढ़ा दी। रूस ने नॉर्थ पैसिफिक में कुरिल आइलैंड के एक द्वीप पुरमुशीर पर अपने बेस्टियन मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया। इसमें कुछ द्वीपों पर जापान अपना इलाका होने का दावा करता है। तैनाती पर रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस चीन के खिलाफ अमेरिका के जंगी मंसूबों को देखते हुए ये तैनाती की गई है। अमेरिका ने रूस चीन के खिलाफ एशिया पैसिफिक में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है। अमेरिका एशिया पैसिफिक में लगातार अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये उसी का जवाब है। अब देखना यह है कि जापान रूस के इस एक्शन का जवाब कैसे देता है। अगर टोक्यो ने सैन्य टकराव की राह चुनी तो यह वर्ल्ड वॉर का रास्ता खोल सकती है। दुनिया में एक के बाद एक वर्ल्ड वॉर के अलग अलग फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हाई रिस्क वाले फ्रंट की, जो इस वक्त नॉर्थ कोरिया वर्सेस अमेरिका और साउथ कोरिया खुलता नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया ने आज एक बार फिर मिसाइल टेस्ट किया है। प्योंगयांग ने 4 क्रूज मिसाइलें इस वक्त टेस्ट करने की जानकारी है कि उसने दागी हैं। और ये मिसाइल टेस्ट उस वक्त में हुआ है जब अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच 11 दिन तक चलने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड चल रही है। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से आज किस तरह मिसाइल एक्शन हुआ है? नॉर्थ कोरिया ने 4 क्रूज मिसाइल दागी हैं। ये मिसाइलें हैमयोंग ईस्ट कोस्ट से लॉन्च की गई हैं। हालांकि ये मिसाइल किस टाइप की थी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। किम का ये मिसाइल टेस्ट अमेरिका और साउथ कोरिया की जॉइंट ड्रिल का जवाब माना जा रहा है। साथ ही साथ इस बीच एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये कि इसी बीच कोरियाई प्रायद्वीप में साउथ कोरिया की एक नेवल ड्रिल भी चल रही है और इस ड्रिल में एंटी सबमरीन, एंटी शिप वेपन शामिल है। जैसा कि
आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाती हूं, वो तस्वीर भी आपके सामने होगी जिसमें इस ड्रिल को करने का मकसद पोर्ट्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप में नए युद्ध की आशंका से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि टेंशन दोनों तरफ से हाई है। ये तस्वीरें 13 मार्च से जारी 11 दिन तक चलने वाली अमेरिका और साउथ कोरिया की जॉइंट मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड की, जो 23 मार्च को पहली बार सामने आई है। ड्रिल में टैंक गरज रहे हैं और बारूदी आग बरस रही है। ड्रिल में K9 सेल्फ प्रोपेल्ड गन और स्ट्राइकर वेपन्स की सबसे ज्यादा मूवमेंट देखी जा रही है। शुक्रवार को सियोल और वॉशिंगटन की इस जॉइंट एक्सरसाइज का आखिरी दिन होगा, लेकिन उससे पहले ही किम जोंग ने 4 क्रूज मिसाइलें दागकर एक बार फिर अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। नॉर्थ कोरियाई आर्मी ने हेमयोंग ईस्ट कोस्ट से ये मिसाइलें लॉन्च की। प्योंगयांग की तरफ से यह एक्शन तब हुआ जब उससे मिसाइल टेस्ट से 3 दिन पहले सिमुलेटेड न्यूक्लियर अटैक की ड्रिल की। अमेरिका साउथ कोरिया को सुरक्षा देने की हर संभव कोशिश में जुटा है, लेकिन किम जोंग उन भी वॉशिंगटन को लगातार चुनौती दे रहा है। आशंका यही है कि अगर किम ने अमेरिका की रेड लाइन क्रॉस कर दी तो वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी अहम खबरें। सूरत सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कुछ देर बाद ही कोर्ट से जमानत मिली। अपील के लिए 30 दिनों का वक्त मिल गया। राहुल गांधी की सजा पर देश भर में सियासी घमासान। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस न्यायालय की अवमानना कर रही है। राहुल की सजा पर यूथ कांग्रेस ने देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन किया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं की तरफ से आगजनी की गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कल बनारस को सौगात देंगे पीएम मोदी। 4 घंटे 50 मिनट तक रुकेंगे। रोपवे सहित कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले। राजस्थान में सीपी जोशी चीफ, बिहार में सम्राट चौधरी को कमान, ओडिशा में मनमोहन सामल और दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव अध्यक्ष बनाए गए। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर। आप के पोस्टर के जवाब में दिल्ली में कई इलाकों में बीजेपी ने लगाए पोस्टर। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर पोस्टर चस्पा किए हैं। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सुरक्षाकर्मी तेजिंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया। पंजाब में तरनतारन और फिरोजपुर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन की वजह से सर्विस बैन कर दी गई थी। मुंबई में बीएमसी ने माहिम बीच से दरगाह हटाई। राज ठाकरे ने कहा था, अवैध दरगाह नहीं तोड़ी गई तो पास में गणपति मंदिर बनाएंगे। भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर की मिलिट्री वॉर ड्रिल। आसमान से जंगल और पहाड़ों पर उतरने की ट्रेनिंग लेते दिखे भारतीय सेना। जंगलों में डमी ठिकानों को टारगेट कर किया गया भीषण अटैक। और इसी के साथ ही अगली खबर, 2 साल की सजा, क्या जाएगी सदस्यता? राहुल गांधी को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा आज रही है। हम उस फैसले की बात कर रहे हैं जिसने आज देश की सियासत में भूचाल ला दिया। मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और इस फैसले के 27 मिनट बाद ही कोर्ट ने उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई। कुछ देर बाद ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, साथ ही अपील के लिए 30 दिन की मोहलत भी। लेकिन इस फैसले से राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मानहानि केस में राहुल के साथ आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी के पास कानूनी विकल्प हैं? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होगी? आज हम इन्हीं सवालों के जरिए जवाब तलाशेंगे कि आखिरकार 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए गए बयान की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रहेगी या जाएगी।
और अब आगे बढ़ने से पहले कोर्ट का फैसला और फैसले की बड़ी बातें क्या हैं, ये समझ लीजिए। राहुल को 2 साल की सजा हुई है और फैसले की बड़ी बातें ये हैं कि केस मोदी सरनेम मानहानि था, सजा थी 2 साल की सजा, 15,000 का जुर्माना, आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया। राहत यह कि 30 दिन के लिए जमानत उन्हें मिल गई है। सूरत सेशंस कोर्ट ने क्या कहा है, अब ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन आचरण में बदलाव नहीं आया। आरोपी सांसद का जनता को संबोधित करने का तरीका गंभीर है, कोर्ट की तरफ से कहा गया। आरोपी को कम सजा देने पर जनता में गलत संदेश भी जाता है। कम सजा से मानहानि केस का उद्देश्य हासिल नहीं होगा। ये तमाम बातें कोर्ट के जरिए कही गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, इस पर नियम क्या कहते हैं और साथ ही राहुल के पास क्या क्या विकल्प हैं। आइए अब आपको ये हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या राहुल की सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, क्या है नियम। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम नियम जो है इस वक्त हम दिखाने जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में नियम है। क्या नियम है? वो नियम ये है कि 2 साल या ज्यादा की सजा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। पहला नियम तो ये है। दूसरी बात यह कि अयोग्य ठहराए जाने पर विधायकी या सांसदी भी जा सकती है और 3 दिन में सेशंस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दें। साथ ही आगे क्या विकल्प उनके पास बचता है, 3 दिनों के अंदर सेशंस कोर्ट के फैसले को वो हाई कोर्ट में चुनौती दें। फैसले पर स्टे से राहुल की सदस्यता बच सकती है। हाई कोर्ट स्टे नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट जाना तय होगा। एससी से स्टे पर भी राहुल की सदस्यता बच जाएगी। कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है तो उनकी सांसदी भी बचने के संकेत हो सकते हैं। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ से भी बात की है, उनका क्या कहना है, सुनिए। अभी कोई खतरा नहीं है क्योंकि सजा लागू नहीं हुई है, सस्पेंडेड है सजा और 30 दिन का समय दिया गया है जिसमें वो अपील कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट अंतिम कोर्ट है और उसका डिसीजन फाइनल हो। और अब सूरत कोर्ट में सजा सुनने के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट आए, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस में भारी आक्रोश है। आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यहां तक ही कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से राहुल गांधी के घर तक समर्थन में नारे लगाए। तस्वीरों से क्लियर है कि सजा पर सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी आर पार के मूड में नजर आ रही है। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ना डेमोक्रेसी को मानती है, ना चर्चा को मानती है, ना इंक्वायरी को मानती है। सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले। अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। मोदी के सरनेम के जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है। सियासी और कानूनी लड़ाई के साथ ही इस मामले में एक और बड़ा सवाल है, क्या इससे पहले भी दोषी साबित होने के बाद सांसदों की सदस्यता खत्म हुई है और वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके हैं? ये आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। सजा याफ्ता नेता गई सदस्यता या नहीं, इस पर चारा घोटाला केस में 5 साल की सजा हुई। लालू प्रसाद यादव को लेकर आपने खबर देखी। चारा घोटाले केस में 5 साल की सजा उन्हें मिली। सजा के बाद संसद सदस्यता उनकी गई। इसके अलावा रशीद मसूद की अगर हम बात करें, रशीद मसूद को इस वक्त आप देख रहे हैं MBBS सीट घोटाले में 4 साल की उन्हें सजा हुई और सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता गई। अशोक चंदेल की बात करते हैं, अगले जो शख्स हैं, हत्या के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उम्र कैद खत्म होते ही उनकी विधायकी खत्म हो गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर सबसे चर्चित नाम हाल फिलहाल की राजनीति में, रेप केस में उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई थी और विधानसभा सदस्यता उनकी रद्द हो गई थी।
अब्दुल्ला आजम को लेकर फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई थी और उसके बाद विधानसभा सदस्यता उनकी खत्म हो गई थी। यानी कि नेताओं पर कार्रवाई होने का सिलसिला नया नहीं है। भगोड़े अमृतपाल की कई राज्यों में तलाश है और यूपी के बहराइच में अमृतपाल के पोस्टर लगे हुए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के पास हाई अलर्ट पर पुलिस इस वक्त है और इसी को लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि पिछले 5 दिनों से ये फरार बताया जा रहा है और इस फरार होने के बीच वो लगातार अपनी जगहों को बदल रहा है। पिछले 5 दिनों से फरार अमृतपाल सिंह कहां है, इसकी सटीक जानकारी पुलिस के पास नहीं है। 5 दिनों में उसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, वो लगातार हुलिया बदल रहा है और लोकेशंस भी। और इसी बीच अमृतपाल सिंह की फंडिंग को लेकर कई राज सामने आ गए हैं। विदेशी फंडिंग का अमृतपाल कनेक्शन क्या है, वो ये कि शुरुआती जांच में जानकारी सामने आई कि अमृतपाल को 12 अलग अलग देशों से फंडिंग की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कुल 158 विदेशी खातों से फंडिंग हुई है। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। किसान आंदोलन के पीड़ितों के नाम पर भी फंडिंग की गई थी। 40 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग की जानकारी अभी तक सामने आई है। पिछले 7 सालों से इस तरह से फंडिंग का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इन खातों का संबंध जो पंजाब के माझा और मालवा से अभी तक सामने आया है। अमृतसर, तरन तारन, बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, नवाशहर, कपूरथला और फगवाड़ा के खातों का संबंध अमृतपाल से मिला है। अब सवाल यह है कि पुलिस को कई महीने तक जानकारी क्यों नहीं मिली अमृतपाल को लेकर। इतने बड़े पैमाने पर फंड देश के अंदर कैसे पहुंचा। अब देश में अमृतपाल सिंह के अलावा ऐसे कितने लोग हैं, ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं। फरार अमृतपाल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। यहां तक कि वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने की बातें भी सामने आई। यार ये कुड़ी मेरे बड़ी वजरदी पीछे पई है, कहती भी मेरे नाल ब्याह करा ला, भाਵੇਂ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा ला। दावों के मुताबिक अमृतपाल की इस कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में महिलाओं से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। टीवी 9 को सूत्रों से अमृतपाल सिंह के कई ऑडियो क्लिप्स मिले हैं जिनमें उसे एक शख्स को ये कहते सुना जा सकता है कि कैसे लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके साथ कैजुअल रिलेशनशिप में है। यार ये कुड़ी मेरे बड़ी वजरदी पीछे पई है, कहती भी मेरे नाल ब्याह करा ला, भाਵੇਂ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा ला ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੱਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ पब्लिक करूंगा सारा कुछ। इसका तीजा रोला चलना है मेरा। अभी अमृतपाल के और कई कच्चे चिट्ठे खुलने बाकी है।